हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम टारगेट। हम बीएड के एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षण और अधिगम। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उच्च स्वर में बोलकर। अगर आपको कक्षा में ध्यान केंद्रित करना है तो आपको उच्च स्वर में बोलना पड़ेगा। श्यामपट्ट पर लिखेंगे तो हो सकता है बच्चा आपकी बात को ना सुने। चित्र बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और उद्दीपन तो जो है पुनर्वर्ण में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा स्तर शिक्षण का है। तो शिक्षण के स्तर की अगर हम बात करेंगे तो अंतःक्रियात्मक, संकलित, परावर्तक और प्रक्षेपण। इसमें परावर्तक जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। पहला ऑप्शन। दूसरा, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। तीसरा, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। चौथा, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो शिक्षण और अधिगम दोनों को हमें प्रभावित करना। अधिगम के कॉन्सेप्ट में बी और सी और डी तीनों हमारे क्या हैं, ऑप्शन सही हैं। लेकिन शिक्षण को अगर हम देखें तो शिक्षण के और अधिगम दोनों के लिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा बेहतर होगा। चौथा क्वेश्चन, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो शिक्षण को हम किस किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। पहला है अधिगम का सरलीकरण। दूसरा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान का ग्रहण करना। पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो शिक्षण को हमें परिभाषित करना है। तो शिक्षण में क्या होता है कि जितने बेहतर तरीके से हमारा अधिगम अगर हो पाएगा, जितना सिंपल तरीके से अधिगम हो पाएगा, उतना ही प्रभावी शिक्षण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा संभावित है, वो सही हो जाएगा, अधिगम का सरलीकरण। पाँचवा क्वेश्चन है, क्रिस्टीना कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश 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 की ओर संकेत करता है। यह एक अप्लाइड क्वेश्चन है, पेडागॉजी का सवाल है। तो कोई क्रिस्टीना नाम की अध्यापिका है जो कक्षा के सभी बच्चों को भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने के बाद उसी भ्रमण में जो जो पॉइंट्स हुए हैं, जो जो पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे मिले हैं देखने को, उनके सब पे और क्या करती है, बात करती है। तो यह कौन सा क्रिया होगा, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना। देखिए यहाँ पे सीखना और आकलन दोनों तो हो रहा है, लेकिन सीखने के लिए आकलन हम नहीं करेंगे, आकलन के लिए भी नहीं सीखेंगे। यानी कि सीखने का आकलन, क्या हमने सीखा उसी का हम आकलन करते हैं। तो यानी कि एक बार उसको दिखाते हैं, दिखाने के बाद फिर उसको पूछते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने के लिए, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने के लिए। सभी कुछ पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास आपको पता है कि WH किलपैट्रिक, फ्रोबेल और डाल्टन नाम है। डाल्टन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस विधि का जो विकास था वह किया था मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। डाल्टन शिक्षण पद्धति, तो डाल्टन नाम से तो है लेकिन शिक्षण विधि कुछ और है, ठीक है। जैसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि डाल्टन ने किया है। इस विधि का जो प्रयोग है या इस विधि का जो प्रतिपादन है वो किए थे मिस हेलन पार्कहर्स्ट, जो डी नंबर ऑप्शन का हमारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8वां, बच्चा किस प्रकार सीखता है। तो आपको पता है कि बच्चे के सीखने के क्या प्रकार होते हैं, पुस्तकें पढ़कर, हाँ बिल्कुल, इधर से भी हम सीख सकते हैं, प्रश्न पूछकर भी बच्चा सीखता है, परिचर्चा द्वारा भी सीखता है, कई प्रकार से। यानी कि बच्चे के अधिगम के या अनुकरण के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कई प्रकार से उसको क्या करता है, सीख सकता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया से विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन को ढंग से आप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संबंध में, तो त्रुटि के संबंध में जो होगा क्या होगा, बस जो त्रुटि के संबंध में हमें अधिगम की बात कर रही है, तो त्रुटि वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। त्रुटियाँ अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो स्वस्थ अध्यापक की विशेषता के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ये तो होना ही होना चाहिए। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वह अत्यधिक संवेदनशील है। वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो इसमें से हमारे ऑप्शन तो चारों लगभग सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम क्लोजर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ज़्यादा सही होता है कि उसे अपने विषय का ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी होता है। जो वह संवेदी हो या ना हो, अनुशासन को थोड़ा सा अगर लचर भी करता है तो भी ठीक है, लेकिन एक सिस्टम के बाद, एक समय के बाद जब हम चिंतन के जो है विषय में चलते हैं, शिक्षण जब हम चिंतन स्तर का शिक्षण करते हैं, वहाँ अनुशासन और संवेदना और संवेग, ये सब सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो वहाँ आपको उस विषय, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि वह शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा बच्चे को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है। सर्वांगीण विकास वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा? तो नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, यहाँ है किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम प्रेशर नहीं दे सकते किसी बच्चे पर, ठीक है। NCF ने जो है इसके बारे में बताया भी है, आपको रूल भी लगाए हैं, नैतिक नीति है, इसमें भी इस बात को कहा गया है। किसी विचार को दोहराना अथवा स्थिरतापूर्वक व्यवहार, ये तो हो सकता है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, नहीं, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के विषय में सत्य नहीं है? यहाँ भी नहीं वाले नेगेटिव है, बात हो रही है। तो देखते हैं शिक्षण के बारे में कौन सा सही नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। भाई, शिक्षण में सुधार तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम सुधार नहीं कर सकते। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होते हैं। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण अनुदेशन है। तो इसमें हमारे जो है पहले ऑप्शन तो सही है, शिक्षण में सुधार होता ही है। शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। पढ़ाने का एक आर्ट होता है, टीचिंग मेथड जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने का एक स्टाइल सबका अलग अलग होता है, अनुदेशन भी होता है। लेकिन शिक्षण हमारा कभी भी औपचारिक या अनौपचारिक, यानी औपचारिक शिक्षण हमारा क्या होगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। अधिगम हमारा औपचारिक और औपचारिक हो सकता है, लेकिन शिक्षण हमारा क्या होगा? वह अनौपचारिक नहीं हो सकता। वो जब भी होगा तब भी फॉर्मल ही होगा, यानी उसके एक ही मेथड होंगे, उसका एक नियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेडागॉजी का सवाल है, इसको पढ़ते हैं। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि हमारे कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ये शिक्षण विधि जो हमारे 4-5 तरह की शिक्षण विधियाँ थी, उन सभी शिक्षण विधियों को, अधिगम और शिक्षण दोनों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो उसके आधार पर ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अधिगम का है, लेकिन शिक्षण विधि पे भी ये क्या करेगा? ये डिनोट करेगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? श्रृंखलाबद्ध अधिगम, बिल्कुल हाँ, श्रृंखला है कि वो जाएगी, कमरे में घुसेगी, कोट वो उतारेगी, फिर टांगेगी, है ना, ये खूंटी पर टांगेगी। ये सब जो कॉन्सेप्ट है एक चेन के आधारित होगा। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है, ये भी है कि फिर उसकी माँ कह रही है कि ये तुमको ऐसा करना ही है। प्रत्यय अधिगम कहा, ये भी है कि उसको इसमें एक रिदम मिल रहा है उसको। तो इनमें से सभी जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, क्या कहा जाता है? उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं। सामाजिक अधिगम में क्या होता है? सामाजिक अधिगम में जो व्यक्ति होता है वह क्या करता है? दूसरे को देख करके, यानी कि अपने सामने वाले को, अपने टीचर्स को या किसी को भी देख करके अनुकरण के द्वारा उसको क्या कहते हैं? उसमें सीखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन उसमें हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपको पता ही है कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो संचार साधन कोई मतलब नहीं है इसका, समवयस्क समूह कोई मतलब नहीं है, अध्यापक, ठीक है, ये कुछ ही हद तक अधिगम को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिगम को जो प्रभावित करता है वो कहता है परिपक्वता एवं आयु। क्योंकि हम बालक की दृष्टि से देख रहे हैं, तो बालक की परिपक्वता और आयु अगर इस दोनों में डिफरेंस रहेगी तो अधिगम बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। यानी कि अगर LKG के बच्चे को अगर हम जो है PhD का कोई सवाल पढ़ाने लग जाएंगे, BEd का कोई सवाल पढ़ाने लग जाए तो हो सकता है उसको समझ में ना आए। तो आयु और परिपक्वता बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, अधिगम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। तो क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी को किससे विकसित करता है? विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण के द्वारा नहीं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है उसका। निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, इससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। शून्य प्रशिक्षण अंतरण,
इनमें से कोई नहीं। 0% षड्यंत्र इसका आंसर होगा, क्योंकि जो है जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित करता है तो क्या कहते हैं, यानी कि पहले उसके पास कोई कौशल नहीं होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के आधार पर देख करके या किसी से अनुकरण करके इन सभी जो है फैक्टर्स के आधार पर वो क्या करता है, अपने प्रशिक्षण को पूरी तरह से कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो कुशलता से संबंधित शिक्षण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा सबसे पहले तो सैमपट पर लेखन, यानी कि अगर हमें सैमपट पर लिखना है, अगर आप कुशल नहीं है सैमपट लिखने में तो आपको समस्या हो जाएगी। प्रश्न पूछना ये भी है, प्रश्नों का हल करना ये भी है, तो इसमें सभी आंसर है, सभी हो जाएंगे। देखिए जहाँ कहीं भी ऑप्शन आपको सभी के मिलेंगे वहाँ आप सभी आंसर आप आराम से लगा सकते हैं कि संभवतः जो है वो ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कक्षा के शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाएगी? नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी पूछ रहा है उसको हम बोले कि जाकर तुम गलती कर रहे हो, तुम जाकर शिक्षक से सवाल पूछ रहे हो तो शिक्षक से जाकर मिल लेना, ऐसा नहीं। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये अच्छी रूल है, पॉजिटिव एक जो एक तरह की ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बच्चा सवाल पूछ रहा है तो उसे हम प्रोत्साहित करें कि ठीक है तुम और ज़्यादा सवाल पूछो और अच्छे से सवाल पूछो। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? नहीं, ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव एक हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में डिस्टर्ब करने लगेगा, अगर हर बात पे हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछने लगेगा तो वहाँ समस्या क्रिएट हो जाएगी। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा एक हो जाएगा, नेगेटिव ही जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा सवाल पूछ रहा है हम कह देंगे तुम अपने से इसको खोज लेना उसका आंसर, तो भी एक नेगेटिव मॉरल्स को ही क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है यही हो जाएगा सी, कि चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे क्या करें, प्रोत्साहित करें कि भाई सवाल पूछो और अच्छी बात है तुम अलग अलग पॉइंट से सवाल पूछो, वो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था? तो किंडरगार्टन पद्धति आपको पता है फ्रोबेल साहब ने किया था, इसमें ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। अल्पवयस्क बच्चों को अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं अल्पवयस्क की, तो अल्पवयस्क से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, कि अल्पवयस्क का मतलब कि ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से क्या हों, वयस्क ना हुए हों, तो उनके लिए अभिभावक क्या करेंगे, उनके लिए अभिभावक क्या होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे। जैसे अगर बच्चे छोटे होते हैं, वयस्क नहीं हुए होते हैं, तो अभिभावक क्या करते हैं, उनको छोड़ने जाते हैं, स्कूल पहुंचाने जाते हैं, स्कूल से फिर ले आते हैं, तो वो अग्र सक्रिय होने चाहिए, उसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। परिवार एक साधन है, परिवार एक ऐसा साधन है, परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। हम कहते हैं कि हमारे माता पिता या जो है पहले हमारे गुरु होते हैं, सबसे इनिशियल जो गुरु होते हैं माता पिता होते हैं, तो एक गुरु होते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, हमें सिखाने का जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा का काम करते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा है? यह शिक्षण केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, छात्र केंद्रित होना चाहिए, प्रधान अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, अनुभव केंद्रित नहीं। शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर का मतलब एक जो लोकतांत्रिक शिक्षण की बात कर रहा है, तो लोकतांत्रिक शिक्षण हमें बताया था कि किसके केंद्रित था, ये शिक्षक के केंद्रित था। तो सत्तावादी और लोकतांत्रिक का मतलब यही दोनों एक ही होता है, यह शिक्षण केंद्रित होगा। 24 नंबर का सवाल है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। स्मिथ महोदय ने अपने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में जो एक प्रक्रिया दी थी, जिसको हम त्रिध्रुवी या 3 डायमेंशनल प्रक्रिया के रूप में इसको हम जानते हैं, तो इसमें इन्होंने शिक्षण को कार्यवाहक माना है। किसको कार्यवाहक माना है? कार्यवाहक इन्होंने शिक्षक को माना है। ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? तो शिक्षण के आधार पर आपको पता ही है कि कितने 3 चर हैं, कौन कौन से? स्मृति, बोध और चिंतन। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जो है ये सी नंबर का, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, लेकिन 3 इसके जो हो गए आ जाएंगे, सही हो जाएंगे। सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान है, सीखने की अनुक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? अनुभव है, यानी अनुकरण हम करते हैं कब? जब हम अनुभव करते हैं तब अनुकरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा लक्ष्य है। अगर हम प्रयास करेंगे, गलती करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर जो है गलती करेंगे, लेकिन कब? जब हमारा लक्ष्य इम्पोर्टेंट जो है फिक्स रहेगा तब। अगर हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? प्रयास करना ही छोड़ देंगे। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। कब करनी चाहिए भाई? कभी कभी करनी चाहिए, या नियमित रूप से करनी चाहिए, या कभी नहीं करनी चाहिए, या जो है जब छात्र कहे तब। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि नियमित ही होना चाहिए, जो है ये हमारा तरीका भी है और यही हमारे लिए सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्तर पर प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है? आर्थिक स्तर पर प्रभाव अगर हम इसकी बात करते हैं तो किस पर नहीं पड़ेगा?
तो आत्मसम्मान पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी कभी बच्चा अपने आप को डिफीट करने लगता है। सीखने की क्षमता पर नहीं, बिल्कुल नहीं, इस पर तो कतई नहीं पड़ेगा। उच्च संस्थान में प्रवेश पर हाँ, इस पर पड़ेगा। जीवन यापन पर हाँ। बाकी सारी चीज़ों पे क्या होती है, जो पैसा होता है या जो हमारी इकोनॉमिक स्थिति होती है वो क्या करती है, प्रभाव डालती है, लेकिन सीखने की क्षमता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, प्रभावी शिक्षक के लिए कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, कतई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, ये भी कोई मतलब नहीं है इसका। वह संप्रेषण में निपुण हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वह कठोर हो, ये भी कोई मतलब नहीं है इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा याद ना करे तो फेल हो जाए और याद करे तो पास हो जाए। ये एक फैक्टर होता है, लेकिन ये बहुत कम जो है चीज़ों तक क्या करता है, ये बहुत मतलब कि अगर हो सकता है बच्चा बौद्धिक स्तर का हो या चिंतन स्तर का हो तो वहाँ याद करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये प्रभावित करता है, लेकिन कम प्रभावित करता है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं, कतई गलत है ये। व्यवस्था फेल हुई है, बिल्कुल हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बच्चा फेल होता है तो हमें मान सकते हैं कि जिस संस्थान में, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा है, जिस व्यवस्था के साथ वो पढ़ रहा है, व्यवस्था पूरी तरह से क्या हुई, फेल हुई। बच्चे को पढ़ाया नहीं गया, इसीलिए बच्चा पास नहीं हो पाया। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, नहीं, ऐसा है कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ये इंपॉर्टेंट है, रटने के प्रोत्साहित कर कुछ नहीं। अगर शिक्षण की तकनीकी अपनाकर कुछ नहीं, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर ऐसा कुछ नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अगर हम अपनाएंगे तो शिक्षण हमारे क्या हो जाएगा, अधिगम पर अधिक जो है प्रभावी होगा। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक होना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो इस ऑप्शन नंबर सी पे ही है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि शिक्षार्थी जो अनुभव करता है और जो डायरेक्टली वो देखता है उसी को क्या करते हैं, अनुकरण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शिक्षार्थी को अनुशासित बनाना है तो पहले टीचर्स को अनुशासन में रहना चाहिए या रहना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, आपको पता है, आप देख के बता सकते हैं। स्मृति स्तर तो है ही, समझ का स्तर ये भी है, कोई बोध या समझ दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। चिंतन का स्तर ये भी है। विचारणीय जो स्तर है ये क्या है हमारा, शिक्षण का स्तर नहीं है। अधिगम में से संबंधित किसी विद्यार्थी को समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अप्लाइड है, आप जो है इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें क्या क्या होगा, कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय से निरीक्षित अध्ययन, शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण जो होता है क्या होता है, समस्या को डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस करने के बाद उसका उपचार करते हैं, तो निदानात्मक शिक्षण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप उसकी अपेक्षा करेंगे नहीं, एक शिक्षक होने के नाते आप ये नहीं कर सकते। परीक्षा में कम अंक देंगे नहीं तो बिल्कुल गलत है कि आप उसके साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे नहीं, ये भी एक लेवल तक ये सही होता है, लेकिन जब बच्चा हायर लेवल पे जाता है तो ये भी संभव नहीं होता है। उसे डांटेंगे नहीं, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन चारों ऑप्शन के जो है परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगर वो औपचारिक शिक्षा को ग्रहण कर रहा होगा तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा संभावित होगा कि हम उसको समझा सकते हैं। डांटने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन थोड़ा सा ही गलत बनाया हुआ है, उसको हम डांटेंगे नहीं, उसको हम क्या करेंगे, समझाएंगे या दृष्टांत कोई दे सकते हैं कि आप ये करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह का जो हम कॉन्सेप्ट उसको जो दे सकते हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। मान लीजिए अगर आप किसी क्लास में कोई क्लास ले रहे हैं तो बच्चा टॉपिक से हट से कोई सवाल पूछता है तो आप क्या करेंगे, तो उस समय हम कक्षा के बाद में प्रश्न का उत्तर दे देंगे, क्योंकि अगर उस समय हम जो है कुछ विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने लगेंगे तो बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, अच्छी लिखावट। ये जरूरी नहीं होती है, लिखावट सही होनी चाहिए, बस बच्चों को समझ में आना चाहिए। लेखन में स्पष्टता यह जरूरी है, बड़े अक्षरों में लिखना ये भी जरूरी है, छोटे अक्षरों में लिखना ये तो कतई नहीं होना चाहिए। तो लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, राइटिंग आपकी सही हो, अच्छी हो, खराब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए,
विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास, ये एक जो है छोटे लेवल पे बात करेगा, इसका होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। तो सर्वांगीण विकास में हमें व्यवहारिक जीवन इंपॉर्टेंट होता है और व्यवहारिक जीवन उसमें लाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पहले एक कुशल अध्यापक क्या करेगा, भी छात्रों को दंडित करेगा ना, यार भाई बिना अधिगम को प्रारंभ किए ही दंडित कैसे कर देंगे, चुटकुले सुनेगा नहीं, ये भी ऐसा कोई रूल नहीं है और ऐसा तरीका भी नहीं सही है। अधिगम परिस्थितियाँ, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम एक जो है एक तरह का माहौल बनाए क्लास में, एक तरह की इंटरेस्ट डेवलप करें कि बच्चा जो है पढ़ने के लिए या अधिगम करने के लिए या लर्निंग के लिए पूरी तरह से क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। तो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। आराम करना चाहिए तो एकदम बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से घर में आता है। घर नहीं है यहाँ पे, चर है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण कौन से स्तर में आता है। पाठ्यक्रम आपको मैंने इसमें बताया कि किस तरह का चर है, ये हमारा स्वतंत्र चर है। पाठ्यक्रम जो होता है स्वतंत्र चर, ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही होगा। इसमें सी दे दिया है लेकिन उसको आप सही कर लेंगे, स्वतंत्र चर ऑप्शन नंबर 2। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। किस उपागम के सिद्धांत पर, तो इसमें क्या होती है, वह शिक्षिका अपने तो सवालों का जवाब दे नहीं रही है, तो सक्रिय भागीदारिता इसमें क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा इसमें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या होता है कि हम बच्चे की विकास दर सबकी भिन्न अलग अलग होती है और उनको अलग अलग तरीके से हम सिखाते हैं, इसलिए हमारा जो है ध्यान देना ज़रूरत है कि किस बच्चे के साथ अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो सीखने के क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो सीखने के क्षेत्र इसमें क्या होगा, भावात्मक, व्यावसायिक, अनुभविक और आध्यात्मिक। नहीं, भावात्मक सीखने का कोई क्षेत्र नहीं है, व्यावसायिक भी नहीं है, आध्यात्मिक भी नहीं है। अनुभविक जो है हमारा अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं और शिक्षण पद्धति में जो है इसका जो है अपना एक अलग रोल है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है तीसरा सही हो जाएगा। वो ABCD इधर उधर लिखा हुआ है, आप उसको देख लेंगे, सही कर लेंगे। तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। क्या संकेत करती है कि वे कैसे सीखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आंतरिक अभ्यस्तता की सीखने की अनुपस्थिति, हाँ ठीक है, सीखने की अनुपस्थिति इन द सेंस कि कोई बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, यह हमें जो है किस चीज़ से पता चलेगा। तो सीखने की जो शिक्षार्थी की जो त्रुटि होगी, यानी बच्चा अगर नहीं सीख पाएगा तो क्या करेगा, वह बार बार त्रुटि करेगा, गलती करेगा। ठीक है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान को साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है, इसको पुनर्बलन को नहीं। पुनर्बलन तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि उसमें क्या करते हैं, बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हैं। ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है, हाँ ठीक। व्यक्तिगत भिन्नता को नहीं, शिक्षार्थी स्वायत्ता को नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, तो व्यवहार का जो करना है किसके पक्ष में आता है, सीखने के गतिक पक्ष में आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का कोई लेना देना नहीं है, संज्ञानात्मक ज्ञान का कोई, भावात्मक का कोई नहीं है। यानी सीखने के गति यानी कि हम व्यवहार जो हम जिस तरह जो सीखते हैं, जो उस तरह का हम व्यवहार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, सब परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। सीखने के किस जो को उजागर करता है, तो यह क्या करेगा, हमारा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि तो दृश्य श्रव्य सामग्री सबका प्रयोग करे तो क्या करे, वे शिक्षक को आराम देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, हाँ ये एक तथ्य हो सकता है, लेकिन ये भी सटीक नहीं है। वे शिक्षार्थियों की वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को सर्वाधिक करना, हाँ ये हो सकता है कि बच्चा अनपढ़ी फेज में होता है और उस समय हम अगर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे तो आसानी से अधिगम उसका होगा और तेज़ी से होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करते हैं। किस में सहायता करती हैं भाई, सामाजिकरण में सहायता करती हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सही हो जाएगा।
शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः, ठीक है, वे प्रायः क्या होते हैं, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वे शिक्षार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शारीरिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो तीसरा है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस हैं, इस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है सीटेट के हैं, सारे टेट और सीटेट के और एसटीएट के हैं, आरटीईएट के हैं, इसलिए इसमें सिर्फ ऑप्शन को बता दे रहे हैं। ऐसे सवाल आने थोड़े से संभव नहीं है, लेकिन शिक्षण और अधिगम के सवाल हैं तो हो सकता है कि आ ही जाए, लोग डाल दें। ठीक है, इसलिए हम इसके भी कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतः विषयीय अनुदेशन व सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, तो ये सवाल है, इसके बारे में जो है आप देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, 43 क्वेश्चनों का ये, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड फास्ट है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो ये ज़्यादा MB की हो जाती है, उसको फिर अपलोड करने में मोबाइल डेटा से दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को सेगमेंट बना रहे हैं और छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए, अगर कोई समस्या होती है तो आप वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें क्या अपडेट और किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग के लिए ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, आप लोग पढ़िए, पास हो जाइए, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।